हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें लिखा है कि इन द फिगर 2.22, यानी कि इस फिगर में आप लोगों को ध्यान से देखना है। एम क्या है बच्चे, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, क्यू आर का है। तो देखो पॉइंट एम कहाँ पर है, ये रहा, ये है दोस्तों मिड पॉइंट किसका, क्यू आर का। तो आप लोगों को पता होगा जो मिड पॉइंट है ना, वो हमारे लाइन सेगमेंट के बीचों बीच होता है। यानी कि ये जो पॉइंट एम है ना दोस्तों, ये क्या कर रहा है, हमारे इस पूरे लाइन सेगमेंट यानी क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि आर एम और ये जो एम क्यू है ना दोस्तों, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एंगल पी आर क्यू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ना प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे। तो देखो जब भी ऐसा प्रूव वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जो उसका प्रूफ मतलब जो हमें प्रूव करना रहता है ना, उसको अच्छे से देखने का। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि वैसे देखोगे तो यहाँ पे देखो एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल है, फिर ये छोटू वाला ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल लिया जाए ऐसे हमें समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टू प्रूव है ना बच्चे, इसे हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर। तो अब पी क्यू का स्क्वायर, और वो भी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया है ना। तो आप सोचो पी क्यू कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास पी क्यू। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे, ये हमारा पी क्यू है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं क्या करती हूँ, देखो अगर मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, तो ये पी क्यू स्क्वायर मुझे मिल सकता है, यस और नो, मिलेगा कि नहीं। देखो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, देखो इसको देख करके मुझे समझ में आया कि ये जो मेरा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे ना यहाँ पे ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू का स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, यानी देखो यहाँ से इसको देख करके हमने एक बात तो कंफर्म कर ली कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक बात क्लियर हुई, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा है 4pm का स्क्वायर। अब बच्चे pm के ऊपर जरा फोकस करना, pm कहाँ पर है, ये देखो भाई, ये रहा pm, और उसके बाद क्या है बच्चे, pr भी है। तो pr आपका ये रहा, है ना। तो pm और pr ये दोनों किस में आ रहे हैं भाई, ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। ये जो छोटू वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें आ रहे हैं, ये छोटे वाले ट्राइंगल में। यानी यहाँ से एक और बात आपको क्लिक होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ना अभी ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। यानी हम क्या करेंगे, देखो हम ना 2 ट्राइंगल्स लेंगे और दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे दोस्तों, एक बार तो हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर उसके बाद ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है इसको लेंगे। ठीक है, और ये हमें कैसे मालूम पड़ा, तो इसको देख करके मालूम पड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो जाएगा, है ना, बिना किसी मतलब बिना किसी डाउट के इतना तो कर लोगे। फिर उसके बाद सुनो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि पॉइंट एम जो है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका भी हम यूज करेंगे। ये मिड पॉइंट अगर है तो आर एम और एम क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो क्यू आर है ना, ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर एम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आर एम और एम क्यू दोनों इक्वल है ना। तो देखो ये क्यू आर मतलब ये पूरा क्या हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ एम आर या फिर 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा प्रूफ है ना वो चलने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना, पर अभी लिख करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जब भी ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन लिख लेना, क्या दिया गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो पॉइंट एम है बच्चे, वो है हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, वो उसका मिड पॉइंट है बराबर, और पी आर क्यू है हमारा 90 डिग्री का, जैसे कि हम देख भी सकते हैं इस फिगर में, और यहाँ पे गिवन में दिया ही गया था, है ना। फिर टू प्रूव आपको लिखना होता है। तो टू प्रूव में जो प्रूव करना है वो लिख दो, पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ से शुरू होगा बच्चे इसका प्रूफ। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो मैंने पूरा यहाँ पर अच्छे से लिख करके रखा हुआ है, यही मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुन लो एकदम, मतलब दिमाग लगा करके अच्छे से ध्यान से देख करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आता तो मैंने आपको पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया है, बस अब ये लिखा हुआ एक्सप्लेन करना बाकी है। ठीक है, यहाँ तक तो गिवन, टू प्रूफ, ये सब कुछ लिख लोगे, ये 2 बातें आप लिख लोगे। अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ट्रायंगल PQR लेना होगा, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको बुलाते हैं इधर। देखो ये वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, और क्यों लेना पड़ेगा मैंने कारण भी बताया था। तो देखो पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल R है ना बच्चे, एंगल R ये है हमारा 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल PRQ विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री का है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो क्या होगा? अभी ये वाली जो लाइन है ना बच्चे, इसको आप भूल जाओ, मैं आपको बताती हूँ। देखो हाँ वाली जो लाइन है ना, इसको आप भूल जाओ, बस आपका ध्यान होना चाहिए इसके ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर। इसमें हम लगा रहे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि PQ का स्क्वायर, यानी देखो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या होगा? PQ होगा ना, तो PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा? PR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, बराबर। देखो यहाँ पे लिखा है हमने PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। देखो QR बोलो या फिर RQ बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है ना। तो यहाँ पे मैंने QR का स्क्वायर लिख दिया है, और इसको आप लिख देना बच्चे इक्वेशन नंबर 1 करके, ठीक है। यहाँ तक आप कर लोगे, इतने में कुछ डाउट नहीं ना? समझ में आ गया ना? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, इसको मिटा दो। ओके रुको 1 मिनट, इसको मैं ऐसे बैक कर देती हूँ। ओके यहाँ तक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम एक और काम करेंगे, सुनो। पहला वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, वो बड़ा वाला। अब मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे की अब छोटू वाला भी ट्रायंगल लेंगे। विच ट्रायंगल दोस्तों? तो हाँ वाला ट्रायंगल। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, अब इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल PRM, यानी कि इस ट्रायंगल में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो एंगल है ना बच्चे, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो देखो हमने लिखा एंगल PRM विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे ना, तो बोलिए क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है PM, है ना। तो क्या आएगा? पहले PM का स्क्वायर, ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PM स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी आप कर लोगे, ग्रेट, बहुत अच्छे, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, हम एक काम करेंगे, सुनेंगे सब लोग, ध्यान से देखिए। अगर आप प्रूफ देखोगे ना, प्रूफ के ऊपर थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे? इधर तो PQ स्क्वायर है, यहाँ पर तो PQ स्क्वायर आ चुका है लेफ्ट साइड में, इसकी चिंता छोड़ दो। बाकी अब हमें ये लाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये कैसे आएगा? देखो इसमें है PM और इसमें है PR। यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया है, बाद में करती हूँ। पहले इधर देखो, मैंने क्या है ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है? PM और इधर PR है। तो PM और PR आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो ध्यान से, ये PM और PR मुझे तो इधर दिख रहा है ना। देखो इधर PM और PR, बाकी इसमें RM है क्या? कहीं पे नहीं है, यानी RM को आप अकेला कर दो, ठीक है। और इन दोनों को साथ में ले लो, PM और PR को ना साथ में ले लो, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? PM और PR को साथ में ले लेंगे। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? तो क्या करना है, सुनो। अभी हम क्या करेंगे, रुको, ये RM स्क्वायर इसको मैंने अकेला छोड़ दिया, तो RM स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा? ये PM स्क्वायर, PR स्क्वायर को मैंने कहा तो इधर चला जाए, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर जाने के बाद माइनस PR का स्क्वायर हो गया। और इसको आप लिख देना बच्चे इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने? देखो फिर से बताती हूँ। पहले हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है भाई, ले लिया। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। फिर हमने ये छोटू वाला ट्रायंगल लिया, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया। और हमने इधर से उधर, उधर से इधर क्यों किया? क्योंकि हमने देखा इसमें PM और PR है, RM तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ना एक काम करते हैं, RM को अकेला कर देते, क्योंकि वो है नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसको रख के। तो RM को अकेला कर दिया, PM और PR को मैंने एक साथ में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये एक साथ में थे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब आगे देखेंगे सब लोग। यहाँ पे समझिएगा, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि M क्या है बच्चे? M है हमारा मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR, है ना। QR का ये मिड पॉइंट है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा? ये जो QR है ना दोस्तों, ये QR किसके इक्वल हो जाएगा? ये 2RM। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2RM। जैसे मान लो ये RM है 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा QR कितना होगा? अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी पूरा QR हो जाएगा दोस्तों 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो QR है ना, ये हो सकता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ RM, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QM, कुछ भी लिख दो, मतलब दोनों भी आप लिख दो। QM भी लिख सकते हो, RM भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बच्चे? कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों आप लिख देना, ठीक है। एंड इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 3, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करें, सवाल ये उठता है। तो सुनो, अभी आपको क्या करना है ना, इक्वेशन नंबर 1 लेना है, और इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 3 हमें ले लेना है, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 3 में हम क्या करेंगे, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से देखो।
यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या मिला है, पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, अब इसका जब आप प्रूफ देखोगे ना, प्रूफ पे जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसमें पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है, पी क्यू तो मिल गया हमें, फिर ये पीएम इसमें आपको कहीं पे दिख रहा है नहीं, चलो पीएम को छोड़ो, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, पी आर, और यहाँ पे आपको कहीं पे पी आर दिख रहा है, ये देखो पी आर दिख रहा है कि नहीं, है ना, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्यू आर, इसमें तो कहीं पे क्यू आर है ही नहीं, यानी क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू आर है ना, ये कैसे भी करके मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें है नहीं और फालतू का इसको रख के कुछ फायदा है नहीं, यानी कि हमें ये क्यू आर को हटाना पड़ेगा। अब क्यू आर की जगह पे हम लिखे तो लिखे क्या, ये देखो क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2RM, जो कि यहाँ पर, अच्छा इसमें RM नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, देखो ये RM, तो ये हमारी हेल्प करने वाले, ये और ये वाले जो इक्वेशंस है ना, वो हमारी हेल्प करने वाले। अभी चिंता मत करो, मैं समझा रही हूँ ना, समझ में आएगा आपको, ठीक है, चलो। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो क्या है बच्चे, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो इधर है पी आर स्क्वायर, तो पी आर को वैसे ही रहने देना क्योंकि इसमें है पी आर। फिर ये जो आपको क्यू आर दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह पे हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जानते हैं आप सभी लोग, हम ये लिखेंगे 2RM। आप बोलेंगे 2QM क्यों नहीं लिखा, RM ही क्यों लिखा, आपको लगेगा ना ऐसा, तो मैंने यहाँ पे RM क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास नहीं, ये RM का वैल्यू है जो कि PM और PR के फॉर्म में है, जो मेरे प्रूफ में है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखो ये जो 2 कहाँ गया, यहाँ पे देखो कहाँ पर था, ये देखो ये क्यू आर, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा दोस्तों 2RM, देखो ये क्यू आर है ना, तो क्यू आर की जगह पे क्या मैं 2RM लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चे, आपस में इक्वल है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये जो क्यू आर था, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 2RM, और फिर क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर था तो इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे पी आर स्क्वायर रहेगा, फिर मैंने क्या किया, अब ये स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, 2 2 4, ठीक है, और फिर ये अगर आप ये RM का स्क्वायर करोगे तो RM स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है, नहीं समझा, देखो बताती हूँ, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 दोनों के सिर पे जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे RM का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और RM का स्क्वायर तो RM स्क्वायर ही होगा, और दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई है, याद रखना, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो RM का वैल्यू हमारे पास था इस इक्वेशन नंबर 2 में, देखो RM विच इज इक्वल टू PM माइनस PR का स्क्वायर, है ना, PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये जो RM है ना दोस्तों, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, मतलब RM स्क्वायर की जगह पे इसको रख सकते हैं, क्योंकि RM स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो PQ स्क्वायर, फिर ये लिख दिया, फिर ये 4 को तो बाहर निकाल लिया, ठीक है, RM स्क्वायर की जगह पे हम ये दोनों उठा करके लिख सकते, तो मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे ला करके लिख दिया PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ओके। अब देखो आंसर मिलने वाला है, बस रुक जाओ थोड़ा सा और, PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4PM स्क्वायर माइनस 4PR का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, 4PM स्क्वायर, मैंने बोला तू भाई इधर आ जा, तू इधर आ जा, इसको मैंने लिख दिया, फिर PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, देखो ये भी PR ये भी PR है ना, दोनों PR स्क्वायर है, तो क्या होगा, देखो इधर माइनस का भी साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ लो 1 है, तो 1 PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 4 में से 1 गया तो 3, और प्लस या माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है बच्चे, माइनस है ना, इसीलिए ये फाइनली आंसर भी हमारा माइनस में मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस 3PR का स्क्वायर, यानी जो हमें प्रूफ करना था दोस्तों वो प्रूफ हो चुका है। देखो हमें यही प्रूफ करना था ना, PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर, हेंस प्रूफ, यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूफ, तो बस यहाँ पर आपका ये जो प्रूफ था 2 प्रूफ वो हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना दोस्तों, इसे सॉल्व करना है, तो अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, देख लो कितनी सा है, बस यहाँ पे जो इसके अलग अलग पार्ट्स है ना वो आपको समझने हैं। जैसे कि इसके कितने पार्ट्स है अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, फिर ये तीसरे पार्ट, आप मतलब तीसरे पार्ट में आप इसको रख सकते हो, तो पार्ट वाइज करके पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अगर एक बार में नहीं समझते वापस से एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक। तो चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट 2.1 का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। देखने में आपको काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है और वो समझ में आ भी जाएगा। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखते रहना। हाँ देखो इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा है कि वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर
साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये इधर से एक बिल्डिंग है, इधर से एक बिल्डिंग है, अब दोनों बिल्डिंग्स है ना बच्चे, इनकी दीवारें कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब एकदम सोझाई में है, सोझाई मतलब क्या हुआ, एकदम सीधी है, ठीक है। कैसी है बच्चे, एकदम सीधी, समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये मेरी पहली बिल्डिंग है और ये मेरी दोस्तों दूसरी बिल्डिंग है, ये दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है कि अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. चिंता मत करो, समझा रही हूँ कि इसमें क्या है, सुनो ध्यान से। ये हमारे दो बिल्डिंग से एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर। और ये क्या है बच्चे, ये हमारी स्ट्रीट है, यानी कि गली है। मतलब आप ना इधर से जा सकती है, ये दोनों तरफ बिल्डिंग खड़ी है और इधर से आप जा सकते हो, अगर आपको आना जाना है तो इधर से जा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ना हमने एक सीढ़ी ले ली है, क्या ले लिया है, एक लैडर ले लिया है बच्चे। और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं, चलो इधर मैं पॉइंट ई मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, वो सीढ़ी को लगा रहे हैं। और सीढ़ी का लेंथ कितना है, वो जो हम लैडर लगा रहे हैं ना, वो है बच्चे 5.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जब हम ये सीढ़ी लगा रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बिल्डिंग है, ये मेरा सेकंड बिल्डिंग है, बराबर। तो अभी मैं वो लैडर जो है ना, मैं उसको इस प्रकार से बच्चे प्लेस कर रही हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। तो वो पहली बिल्डिंग के विंडो को कितने मीटर पे जा करके टच करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मीटर के, मतलब जब मैं ऐसा सीढ़ी, मेरे पास सीढ़ी है ना, तो मैं उसको जब यहाँ से पॉइंट ई से इस बिल्डिंग के ऊपर लेकर के जा रही हूँ, फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो जहाँ पे मतलब बिल्डिंग के विंडो को जहाँ पे टच कर रहा है ना, तो आप समझो कि ग्राउंड से यहाँ तक का लेंथ कितना है बच्चे, वो है हमारा 4 मीटर। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि अगर मैं इसी सीढ़ी को मैं क्या करती हूँ बच्चे, वापस से ना ऐसे टर्न करती हूँ, यानी मुड़ा देती हूँ, और यहीं से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जब इसको प्लेस करती हूँ ना, तो ये मतलब दूसरी वाली बिल्डिंग के विंडो को टच तो कर रहा है, लेकिन वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से बच्चे ऊपर है हमारा 4.2 मीटर। समझ में आया, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है बच्चे 4.2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और एक और बात सुन लो, ये जो मेरे पास सीढ़ी है ना दोस्तों, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है बच्चे 5.8 मीटर, ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हो, बराबर। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, इधर देखो, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी जो गली आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई निकालनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा दोस्तों, वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। समझ में आया? अच्छा, कैसे करोगे आप, क्वेश्चन तो समझ गए है ना, समझे कि नहीं? मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, रुको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है, और दोनों मतलब ये दोनों बिल्डिंग जो है ना, ये आमने सामने है, यानी कि पैरेलल टू ईच अदर, और बीच में हमारी ये गली है, यानी कि स्ट्रीट है, उधर से आप जा सकते हो, ठीक है। देखो ये पहली बिल्डिंग हो गई मेरी, ये दूसरी बिल्डिंग हो गई बच्चे, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका गली। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये है हमारी गली, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं एक लाइन भी खींच देती हूँ, चलो। और फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे पास एक सीढ़ी भी है, मतलब लैडर है। अब मैं मान लो यहाँ पे पॉइंट ई से इसको प्लेस कर रही हूँ, ये फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो जब मैंने फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर प्लेस किया तो ये इसके विंडो तक पहुँचा, ठीक है। तो ये जो विंडो है ना, जैसे मैंने ये लैडर को प्लेस किया तो ग्राउंड से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी भाई, 4 मीटर हाइट पे था, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 मीटर लिखा हुआ है ना, बिल्डिंग एट द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। फिर मैं इसी को टर्न करती हूँ, वही सीढ़ी है, सीढ़ी चेंज नहीं की मैंने, वही सीढ़ी को जब मैं टर्न करके ऐसे दूसरी वाली बिल्डिंग के ऊपर प्लेस करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये विंडो पे जहाँ पे जाकर के रुका, उसका ग्राउंड से लेकर के मतलब इसकी हाइट कितनी थी, ग्राउंड से यहाँ तक का लेंथ कितना था, वो था 4.2 मीटर का। देखो यहाँ मैं लिखती हूँ 4.2 मीटर, और बाकी मुझे पता है कि लैडर का जो लेंथ है दोस्तों वो कितना है, वो 5.8, ये है 5.8, और वही सीढ़ी है इधर भी, तो ये भी हो जाएगा 5.8, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी ये जो मेरा स्ट्रीट है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मुझे फाइंड करना है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे,
क्वेश्चन तो खैर हम समझ गए, लेकिन कैसे निकालें इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो क्या करना है, अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये जो हमारी दीवार होती है ना, वॉल, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, कोई घर बना रहे, कुछ भी बना रहे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो ऐसे मतलब ऐसे टेढ़ी दीवार आप लोगों ने कभी देखी है? ऐसा कोई बनाएगा भी नहीं, और वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो वैसा टेढ़ी दीवार कौन बनाएगा? हमेशा जो आपकी दीवार जो बनाई जाती है, बिल्डिंग की हो या फिर कुछ मतलब कोई भी घर आप बना रहे हैं, वो हमेशा कैसा होता है? एकदम सीधा, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है बच्चे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा हमारे ग्राउंड के, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, हाँ। फिर क्या करेंगे? फिर सुनो क्या करेंगे। अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, अब अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लेना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है बच्चे 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 5.8 मीटर, और अब बचता है ये वाला लेंथ। तो क्या हम निकाल सकते हैं? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, ये कैसा ट्राइंगल है? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहां से यहां तक का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे यहां से यहां तक का लेंथ मिल जाएगा। फिर वैसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। इसमें भी जरा ध्यान दे करके सुनो। जैसे कि हमारे पास इस साइड का लेंथ है, इस साइड का लेंथ है, और ये एंगल है बच्चे 90 डिग्री का, यानी कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा? यहां से यहां तक का मुझे लेंथ मिल जाएगा। आप सोचिए ना, मेरे पास ये भी है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, इसको और इसको, तो फिर मुझे ये पूरे गली का जो विड्थ है वो मिल जाएगा, है ना। यानी करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, और आंसर बस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। देखो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो आप इधर बनाते हो ना, मतलब ऐसे जो भी लेट करके लिखते हो, वो सब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना हो, मतलब एक्सप्लेन करना मतलब यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ता है। तो देखो मैंने ये फिगर बना लिया है, जिसमें ये जो BC है ना, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट BC बी द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी ये जो गली है ना, इसका ये विड्थ है। ठीक है, और AB और DC क्या है बच्चों? तो ये है हमारे हाइट। देखो क्या लिखा है, AB एंड DC बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली, यानी कि AB और ये कहाँ गया, AB और DC ये दोनों क्या है बच्चे? हाइट है। ठीक है, अप टू द विंडो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्डिंग, यानी ये फर्स्ट बिल्डिंग है तो AB ये क्या है? हाइट है विंडो तक का, और फिर ये सेकंड बिल्डिंग है DC, तो ये क्या है बच्चे? ये हमारा हाइट है सेकंड बिल्डिंग का। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर और सुनना ध्यान से, और ये AE, देखो AE और D ये क्या है बच्चे? ये हमारे लैडर का पोजीशन बता रहे हैं। देखो मैंने लिखा है A एंड D बी द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम लैडर फ्रॉम पॉइंट E, यानी कि लैडर तो हमारा सेम है, बस उसके पोजीशन चेंज हुए। पहले हमने लैडर को ऐसे रखा था, फिर दूसरे में हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इनका पोजीशन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है AE और DE। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप अपने मन से लिख लोगे, अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना, नहीं, आप अपने मन से सोचो और लिखो, चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जरा हम उसको लिख लेते हैं। तो देखो AB है हमारे पास 4 मीटर का, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोस्तों, AB है हमारे पास 4 मीटर का। देन DC कितना है? 4.2 मीटर, DC विच इज इक्वल टू 4.2 मीटर। ओके, फिर AE कितना है भाई? AE है हमारा, AE और D दोनों आपस में इक्वली हैं, विच इज 5.8 मीटर। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने देख लिया। और दोस्तों एंगल B और एंगल C ये दोनों हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के। ये हम सभी लोगों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो क्या है बच्चे? वॉल है ना, बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो आप खैर समझ ही जाओगे, या फिर चाहिए तो लिख लो यहाँ पर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है ना, एंगल B ये है 90 डिग्री का, एंड एंगल C सॉरी, यहाँ पे एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, वाई, इसका कारण आप क्या लिखोगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे, क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो, वॉल है ना ये, रुको पहले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया था? हाँ, वॉल है, वॉल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये दीवार है ना, दीवार तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे आप लिख देना वॉल ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक, वैसे ये जो मैंने आपको रीजन लिख करके बताया, मतलब ये जो लिख के बताया ना, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। चलो अब हम क्या करेंगे? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था
कि हम एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, रुको, छोटा करने से क्या होगा, मुझे जगह मिल जाएगी ना और फिर मैं लिख पाऊंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ओके। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, इस ट्रायंगल का नाम है हमारे ए बी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी मतलब ए बी ई में हमने क्या देखा, जो एंगल बी है ना दोस्तों, ये है 90 डिग्री का, यानी कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है। अब इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है बच्चे, ए ई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले इधर आएगा बच्चे ए का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो यहाँ पे आप लिख देना, मुझे लगता है ये इधर आने नहीं वाला, मुझे उधर जाना ही पड़ेगा, रुको, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब आगे का देखो, देखिए अभी हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनको हम पुट करेंगे। तो ए ई है क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे ए ई है ना 5.8 मीटर का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 5.8 का स्क्वायर, ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू, अब बताओ ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास देखो 4 मीटर है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस बी ई, देखो बी हमारे पास नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बी स्क्वायर लिख करके छोड़ सकते हो, ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 5.8 है ना, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5.8 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे दिमाग में सोच करके हम नहीं पता कर सकते, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 5.8 इंटू 5.8, पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 8 8 जा 64 का 4 6 आ गया, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 करोगे तो 46, ठीक है। फिर 5 8 जा 40, इधर 4 आ गया, 5 5 जा 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, 4 6 9 4 13, यहाँ पे देखो 3 3 6 4, तो कितना आया है 3 3 6 4। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, देखो पीछे से एक नंबर दो नंबर, यानी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर प्लस फिर क्या आएगा यहाँ पर बी ई का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से, ओके। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है, ये 16, मैंने कहा तो इधर आ जा, अब ये 16 इधर आ गया, तो 13.64 माइनस 16 विच इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है, आज मैं आपको माइनस करके दिखाती हूँ। तो 33.64 माइनस करना है हमें 16 को, तो चलो भाई माइनस करते हैं। देखो पॉइंट लगाया और यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 जीरो हम क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। माइनस करना तो आपको पता होगा, पॉइंट वाला माइनस कैसे किया जाता है। तो देखो जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने जीरो लगा दिया। अब 4 में 0 गया तो 4, और 6 में 0 गया तो 6, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 में से 6 तो जाने से रहा, इसने किसको दिया, यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 2, तो 13 में से 6 गया तो 6, 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 7, और यहाँ बच रहा है 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 17.64 यहाँ पर आ चुका है बच्चे, 17.64 विच इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर, बराबर, ओके। अब क्या किया जाए, है ना, चलो यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन अब इसके आगे क्या करें बता रही हूँ। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर ये रूट के अंदर आएगा, और फिर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सुनना ध्यान से, देखो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है बच्चे, ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा और ये भी रूट के अंदर आएगा, 17.64, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो खैर रूट से रूट कट जाएगा, बाकी इसका क्या किया जाए। तो देखो जब तक ये पॉइंट में है ना तब तक थोड़ी समस्या लग रही है। तो पॉइंट क्या हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, यस कर सकते हैं। कैसे, सुनो ध्यान से, देखो
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट मुझे हटाना है, तो मैंने लो भैया पॉइंट को हटा दिया, 1764 लिख दिया। लेकिन जब आपने पॉइंट हटाया है ना, तो इधर आपको कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 1 तो मैंने लिखा, लेकिन कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 1 लिख करके आप 2 जीरो इधर बढ़ा दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट होता तो 1 जीरो बढ़ाते, 3 नंबर के बाद पॉइंट होता तो 3 जीरो बढ़ाते, 4 नंबर के बाद होता तो 4 जीरो बढ़ाते 1 के बाद। अभी 2 नंबर के बाद था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो भाई ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है और हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इजीली। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से हमें एक चीज तो मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, ये जो 100 है ना बच्चे, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर रूट किया तो 10। चलो ये तो मिल गया, लेकिन ये 1764 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे ना, क्या था 1764, तो हमें अब फटाक से पता चल जाएगा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, चलो इसको 2 से किया जाता है, मतलब करते हैं 2 8 जा 16 है ना, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर ये किससे कटेगा भाई, 2 से तो कटने से रहा, 3 से जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा नहीं, 3 से तो मेरे ख्याल से नहीं ही जाएगा, है ना, 3 1 जा 3, फिर इसमें से कितना बचेगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 3 हाँ 3 से ये कट सकता है। ठीक है, 3 1 जा 3, इसमें से 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 14, 3 4 जा 12, फिर इसमें से 2 बचेगा, 3 7 जा 21, समझ में आया। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो 4 3 रुको 1 मिनट, 5 7 5 12, हाँ ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से आई थिंक कटेगा, देखो 3 4 जा 12, फिर इसमें 2 बचेगा, 3 9 जा 27, अब ये किससे जाएगा, 3 से नहीं जाने वाले, ये डायरेक्टली 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हो गए बच्चे इसके प्राइम फैक्टर्स, समझ में आ रहा है ना। देखो जब आप ये फैक्टर निकाल रहे होते ना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या करने का, ऐसे डिवाइड करके देखने का सिंपली, जैसे 1764 है, ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि ये 2882 कैसे आया, तो क्या करना, इसको ना आप 2 से डिवाइड करके देखना और यहाँ पे आपको 882 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं डायरेक्टली समझ पा रहे हैं तो आपने ऐसे डिवाइड करके देखना, पक्का समझ जाओगे। ठीक है, तो ये बच्चे आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, आप देख सकते हो। ठीक, तो 2 2 बार है, 3 2 बार है और 7 भी हमारा 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, देखो बाकी ये तो हमारा रूट के बाहर निकल चुका है, बाकी 2 यहाँ पे 2 बार है, 3 हमारा 2 बार है और 3 2 बार है ना, रुको 3 हमारा 2 टाइम है और 7 भी बच्चे हमारा 2 टाइम ही है। ठीक है, और नीचे है 10, वो तो चलो ठीक है। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकालेंगे। देखो बच्चे इन दोनों की जोड़ी बन रही है, इनको जोड़ी बन रही है, इनकी जोड़ी बन रही है, तो 2 को बाहर निकाल दो, फिर ये 3 की भी जोड़ी बन गई थी, तू भी आजा बाहर, 7 की भी जोड़ी बन गई थी, तू भी आजा बाहर। ठीक है, सब लोग बाहर निकल करके एक बन जाएंगे, जब अंदर थे तो 2 2 थे, जोड़ी बना रहे थे, बाहर निकले तो एक ही में मिक्स हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया दोस्तों 10, तो बोलो अब क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 से कितना होता है 42, और यहाँ पे आ गया 10, इतने ही आते ना 42। अब क्या होगा, अब बताओ, ये जो BE है इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो देखो दोस्तों इसका जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है 10 है ना, तो जब हम 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 4.2, क्या मिलेगा 4.2 मीटर। ओके, अच्छा ये 4.2 कैसे हो गया, तो देखो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखो 1 के बाद 1 0 है ना, तो आप क्या करोगे, जब ये 10 यहाँ से हटाओगे है ना, तो पीछे से 1 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा देना, तो देखो पीछे से 1 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, मतलब BE हमें क्या मिला है दोस्तों, तो BE हमें मिलता है 4.2 मीटर। तो देखो इतनी मेहनत के बाद हमें ये BE फाइनली मिला, विच इज 4.2 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे EC की, अब हमें क्या चाहिए भाई, EC चाहिए है ना, तो EC देखो कैसे मिलेगा, अब मुझे ना ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और फिर मैं, अच्छा यहाँ पे तो ये खैर सॉल्व नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे चल करके ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, विच ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो आ जाइए अब मेरे साथ अगले पेज पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे ट्राइंगल, यहाँ पे लिखना एंड इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या होगा बच्चे, देखिए नाम हो जाएगा DCE लिख लो। ठीक है, दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है, ट्राइंगल DCE।
ठीक है। ट्राइंगल DCE में हमने क्या देखा कि एंगल C जो है बच्चे वो है हमारा 90 डिग्री का। कहाँ पर लिखा था, ये देखो इधर मैंने लिख दिया था ना 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो ये है हमारा 90 डिग्री का, आप देख सकते हो। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एंगल सी इसके जस्ट देखो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल सी है दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट में विच साइड इज देयर DE। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले इधर मैं लिखूंगी DE का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है यानी कि DC और AC इनके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों DC स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ना जो भी हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं उनको हम पुट करेंगे। तो DE कितना है आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो। देखो DE कितना है 5.8 मीटर, आप देख सकते हो छोटा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से देख लो 5.8 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे DE की जगह पर 5.8 मीटर, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू। अब DC कितना है आप देख सकते हो, DC कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा 4.2 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4.2 मीटर प्लस EC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बस हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू को पुट किया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर इसको उधर ले जा करके माइनस करो और तब जाके सॉल्व करो। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ना यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों को पहले से मालूम है, देखो ये वाला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है ना, A प्लस B इंटू A माइनस B, है ना, हम लोगों ने पहले से ये पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये कैसे अप्लाई करोगे, अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते, सुनो, ये 5.8 है ना, तो इसको आप लिखो 5.8 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, ये जो 4.2 का स्क्वायर है मैंने कहा तो इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो मैंने इसको इधर बुला लिया। यहाँ पे हो गया बच्चों 4.2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू EC का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, चलो मैं ये फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A प्लस B इंटू A माइनस B करके लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ वैसा है ना, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिख रहा है आप सभी लोगों को, तो ये A है बच्चों, ये B है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे A प्लस B, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले वाले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, देखो ये A है और ये B है, तो 5.8 प्लस 4.2 आएगा, फिर इंटू A माइनस B यानी कि 5.8 माइनस 4.2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 5.8 माइनस 4.2, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे विच इज इक्वल टू EC का स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब चलो हम करते हैं, बस मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दिया जाए। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने आता है ना पॉइंट वाला, देखो कैसे करोगे, 5.8 प्लस 4.2, तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 का 0 1 आ गया, फिर 5 1 6, 6 4 10, मतलब ये आ गया, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी कि 10 आता है, जब इन दोनों को प्लस किया तो 10 आता है। देखो 10.0, पॉइंट के बाद 0 मतलब इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर इंटू 5.8 माइनस 4.2 कर दो, 5.8 माइनस 4.2 करना, तो 8 में से 2 गया तो 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 5 में से 4 गया तो 1 यानी कि 1.6। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 1.6 विच इज इक्वल टू EC का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ओके। फिर अभी हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1.6, तो देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा बच्चे 160, बाकी पॉइंट भी तो लगाना है, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ पर आएगा ओनली 16 और इधर EC का स्क्वायर बराबर। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए EC का लेंथ, हमें इसी स्क्वायर का लेंथ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर ही लिख दूं, आ जाओ इधर मैं लिख देती हूँ बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो आपको EC स्क्वायर दिख रहा है ना दोस्तों, ये हमारा रूट के अंदर जाएगा, और ये जो 16 दिख रहा है ना ये भी रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए
ये स्क्वायर से रूट कट यानी कि EC हमें कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4 मीटर। तो आप देख सकते हो EC हमें कितना मिला है बच्चे, 4 मीटर मिला है। तो जरा हम एक बार फिगर में चलते हैं। ये देखिए, ये फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। यहाँ पर देखो, इसमें देखिएगा ये जो B है ये हमें मिलता है 4.2 मीटर, और ये कितना मिला है दोस्तों, अभी देखा था ना, ये मिलता है हमें 4 मीटर। ठीक है, हमें क्या बताना था, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट का जो लेंथ है ना, यही बोला था ना, हाँ, मतलब स्ट्रीट की चौड़ाई हम लोगों को बतानी थी। तो स्ट्रीट क्या है हमारा, BC पूरा स्ट्रीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि B से E है और E से C है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है दोस्तों, कोलिनियर है। यानी कि अगर मुझे पूरा B से निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, BE प्लस EC करके लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मेरे पास B है 4.2 मीटर का और EC कितना है 4 मीटर का, तो 4.2 प्लस 4, इन दोनों को प्लस किया तो 8.2 मीटर आ जाएगा। यानी कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीट हमें क्या मिलता है दोस्तों, 8.2 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, बराबर। तो चलो अब पीछे चलते हैं और इसका आंसर हम लिखते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, बताती हूँ। सिंस हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ये तीनों पॉइंट्स है दोस्तों कोलिनियर, B से E है और E से C है। तो B से E है और ये E से C है, इसीलिए अगर मुझे BC चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, BE प्लस EC करके लिख सकती हूँ। अब वैल्यू पुट करो, BE बताओ कितना है, 4.2 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे 4.2 मीटर, एंड EC इज 4, यहाँ पे EC, हाँ EC है ना 4 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस करने तो आता ही है, देखो 4.2 प्लस 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0, 2, 4, 4 कितना हो गया 8, यानी कि 8.2 मीटर आया है, बराबर 8.2 मीटर। तो ये मिल गया दोस्तों हमें BC, क्या मिला है, BC मिला है, बराबर। ओके, तो हमें क्या बताना था, हमें यहाँ पर बताना था दोस्तों विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो कि हमने बता दिया है। तो यहाँ पे अभी लास्ट में आप आंसर लिख देना, थोड़ा इसको ऊपर करूँ मैं, यहाँ पे लिखोगे कि therefore width of the street which is equal to 8.2 मीटर। और यहाँ पर आपकी जो कहानी है ये क्वेश्चन की, ये होती है बच्चों समाप्त। ठीक है, देखो, और ये मैं थोड़ा छोटा करके पहले बताती हूँ आप लोगों को, ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने, छोटा हो जा छोटा, हाँ रुको रुको रुको, ये हैंग हो रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, बाकी PDF तो मैं खैर दे ही देती हूँ, है ना। तो ये इसका पहला पेज और ये इसका दूसरा पेज, आप देख लेना अच्छे से, और नहीं समझ में आता है तो पूछना मुझसे। यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करा दिया और 10 भी करा दिया, और इस प्रकार से हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है ये पूरा के पूरा होता है कंप्लीट। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे और सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अलग अलग वीडियोस में। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका पूरा बेसिक, फिर हमने सेकेंड लेक्चर में देखा क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड में हमने देखा 2, 3, 4 और 5, फिर लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और यहाँ पर हमने देखा बच्चों लोग लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.2 के रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताना, और कुछ मुझे इम्प्रूव करने लायक होगा तो यस जरूर मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।